नाइस स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेशन सैनी। जैसा कि हम पिछली क्लास में जो देख रहे थे वो था मानव में जनन, और मानव भी जनन में भी कौन सा टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका था, जो नर जनन तंत्र है उसके बारे में अपन पढ़ चुके थे। नर जनन तंत्र अपना कंप्लीट हो चुका था, जिसमें अपन ने वृषण की आंतरिक संरचना, उसके बाद में अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, शिशन, इन सब के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज जो अपन देखने वाले हैं वो है मादा जनन तंत्र के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मादा जनन तंत्र। किसके बारे में? मादा जनन तंत्र, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मादा जनन तंत्र की बात करते हैं तो मादा जनन तंत्र के अगर भागों की बात करते हैं तो इसके प्राथमिक जननांग जो है, प्राथमिक जननांग, तो ये जो होता है ये होता है अंडाशय। प्राथमिक जननांग क्या होता है? अंडाशय। और सहायक जननांग की बात करते हैं, सहायक जननांग। तो सहायक जननांग में जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? जैसे अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब। दूसरी अगर अपन बात करते हैं गर्भाशय, यूट्रस। तीसरी अगर अपन बात करेंगे गर्भाशय के अलावा जैसे योनि, योनि भी इसी का भाग है, वेजाइना जिसको बोलते हैं, सर्विक्स। तो अगला पोर्शन है जैसे योनि। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं अंडवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय, योनि और बाह्य जननांग। अगर बाह्य जननांग की बात करेंगे तो वो योनि से बाह्य जननांग एक्सटर्नल ऑर्गन की है। और उसके बाद में सहायक जनन ग्रंथियां हैं, सहायक जनन ग्रंथियां। अगर सहायक जनन ग्रंथियों की बात करते हैं तो सहायक जनन ग्रंथि में एक होता है स्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड, और दूसरी होती है बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि। तो ये जो हैं ये हैं मादा जनन तंत्र के भाग। कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्राथमिक जननांग जो है वो क्या होता है? अंडाशय होता है। अगर इसकी बात करते हैं अपन, बेसिक बातों की बात करते हैं अंडाशय में, तो यहाँ अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय कितने होते हैं? एक जोड़ी अंडाशय। उदर गुहा, उदर गुहा में कहाँ पर? पेल्विक जो रीजन होता है, श्रोणी प्रदेश, जो अपना कमर वाला, जो मादा का कमर का जो हिस्सा होता है उसके अंदर, उदर गुहा के नीचे बोल सकते हैं, उदर गुहा के नीचे श्रोणी प्रदेश में, श्रोणी क्षेत्र जो है इसको पेल्विक रीजन, जो पेल्विक रीजन है उसमें उपस्थित होते हैं। क्लियर? तो एक जोड़ी अंडाशय कहाँ पाए जाते हैं? उदर गुहा में पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक, मादा युग्मक जिसको बोल सकते हैं अपन अंडाणु। और अंडाणु में कौन सी अवस्था में होता है? ये होता है सेकेंडरी oocyte बोल सकते हैं। सबसे करेक्ट जो आता है सेकेंडरी oocyte। इस फॉर्म में होता है कौन? अंडाणु। जब अंडाशय से बाहर निकलता है तो मादा युग्मक का क्या होता है? यहाँ पर निर्माण होता है। एक काम तो इसका प्रमुख ये होता है। दूसरा, इसके द्वारा मादा हार्मोन, मादा
हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण किया जाता है। और हार्मोन भी होते हैं, परंतु ये मुख्य हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन है, ये भी स्त्रावण किया जाता है अंडाशय के द्वारा। तो मुख्य जो हार्मोन है वो कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, 2 हार्मोन होते हैं। तो ये अंडाशय जो होता है, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। और अंडाशय जो होते हैं वो किससे, जो उदर गुहा वाले जो रीजन होता है उसके द्वारा छोटे छोटे तंतु जो होते हैं उनसे जुड़े रहते हैं, उन्हें कहा जाता है मीजोबेरियम तंतु। क्या कहा जाता है, अंडाशय किससे, पेल्विक रीजन जो होते हैं, उदर गुहा बोल सकते हैं, अंडाशय मीजोबेरियम तंतुओं द्वारा उदर गुहा से जुड़े रहते हैं, अर्थात इन तंतुओं के द्वारा एक जगह पर सटे रहते हैं। और ये अंडाशय जो है किससे, यूट्रस से भी जुड़े होते हैं, लिगामेंट के द्वारा, छोटे छोटे तंतुओं के द्वारा जिन्हें लिगामेंट्स कहा जाता है, उनके द्वारा भी किससे जुड़े होते हैं, गर्भाशय की गुहा से, अर्थात गर्भाशय की बाहरी दीवार जो होता है उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो मेन बातें थी किसकी, अंडाशय की, उसके तो अब बात करेंगे अंडाशय की आंतरिक संरचना की बात करते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार रिपीट करता हूँ मैं, प्राथमिक जननांग जो मादा जनन तंत्र के, जिसमें अंडाशय ओवरी, सहायक जननांग अंडवाहिनी ओविडक्ट, गर्भाशय यूट्रस वेजाइना, बाह्य जननांग जिसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे जो सारे बाह्य पार्ट जो होते हैं मादा जनन तंत्र की, वो सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहा दिया था, क्या वल्वा जिसको बोला जाता है। उसके बाद में सहायक जनन ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि है, बार्थोलिन ग्रंथि है। तो अंडाशय जो होता है वो एक जोड़ी उदर गुहा में के नीचे कहाँ पाए जाते हैं, जो पेल्विक रीजन जो होता है, जो कमर वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं और उदर गुहा के अंदर होते हैं। जबकि वृषण कहाँ होते हैं, उदर गुहा के बाहर, क्योंकि वृषण अर्थात शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है, उस शुक्र जनन की प्रक्रिया के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए, जबकि यहाँ पर टेम्परेचर का इतना बड़ा रोल नहीं रहता है। उसके बाद में जो अंडाशय जो होते हैं उसका काम क्या होता है, एक तो किसका काम होता है, मादा युग्मक का निर्माण करना, और दूसरा काम होता है मादा हार्मोन जो होते हैं, जो जैसे प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, रिलैक्सिन है, ये सभी जो हार्मोन जो होते हैं उन सभी हार्मोनों का स्त्रावण करना भी कौन कार्य करता है, अंडाशय के द्वारा किया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं अपन अंडाशय की आंतरिक संरचना की, या इसके जो मादा जनन तंत्र जो है, इधर आंतरिक संरचना की देखते हैं। अभी मादा जनन तंत्र जो है उसमें देखो कौन कौन से भाग हैं। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, ये अंडाशय, एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अंडाशय। तो और ये अंडाशय, ये क्या है, अंडाशय, क्या है, अंडाशय। और अंडाशय जो है दूसरा भाग जो है वो किसके द्वारा, अंडवाहिनी के द्वारा ये जो फूला हुआ भाग होता है इस तरीके से ये जाके खुलता है गर्भाशय के अंदर, है ना। और तो ये उसके बाद में ये सर्विक्स,
और सर्विक्स जो खुलता है वो खुलता है कहाँ पर, वेजाइना में। इस तरीके से। और यहाँ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, हाइमन कहा जाता है। अब देखो यही चीज कहाँ होगी, इधर, और अंडाशय कहाँ होगा, एक इधर। क्लियर। तो ये क्या है, अंडवाहिनी, इनके नाम लिखते हैं अपन। तो ये क्या है, अंडवाहिनी। दूसरा भाग जो है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जिसे कहा जाता है, और ये भी क्या है, अंडवाहिनी। अब देखो यहाँ पर ये जो है ये किससे जुड़ी हुई रहती है, उदर गुहा से। तंतु जो होते हैं उन तंतुओं के द्वारा, यहाँ पर ये अंडाशय किससे जुड़ा होता है, उदर गुहा से तंतुओं के द्वारा, जिसे क्या कहा जाता है, मीजोवेरियम तंतु। ये तंतु किससे जुड़े हैं, उदर गुहा से, और ये कहलाता है मीजोवेरियम तंतु। मीजोवेरियम तंतु, क्लियर। और ये अंडाशय जो है यहाँ पर ये गर्भाशय की और इससे भी दीवार से भी क्या होता है, जुड़े रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, लिगामेंट। तो ये जो है ये क्या कहलाएंगे, लिगामेंट। लिगामेंट जो है तंतुओं जो है उनके द्वारा क्या होते हैं, अंडाशय की भित्ति से भी जुड़े रहते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो अंडवाहिनी जो होती है, ये अंडवाहिनी के भी कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होते हैं। जो ये फूला हुआ भाग जो होता है, जो किसके समान है, ये के फनल के समान जो संरचना है, जो आगे का पोर्शन जो है इसका, ये जो है ये कौन सा भाग कहलाएगा, इनफंडिबुलम। ये क्या कहलाएगा, इनफंडिबुलम। ये क्या है, इनफंडिबुलम। और इसका जो ये भाग जो है, जो फूला हुआ भाग जो बनता है, ये कहलाता है, यहाँ से लेके ये तक भाग जो है ये कहलाता है एम्पुला। क्या कहलाता है, एम्पुला। और इसी एम्पुला भाग में कौन सी क्रिया होती है, निषेचन होता है। और ये भाग जो है ये, तो ये भाग जो है ये क्या कहलाता है, इस्तमस। ये कौन सा भाग कहलाएगा, इस्तमस भाग कहलाता है। तो यहाँ से लेकर ये चौड़ा भाग जो है, जहाँ फूला हुई संरचना का निर्माण हो रहा है, ये कौन सा भाग कहलाता है, एम्पुला भाग कहलाता है। क्लियर। उसके बाद में जो इनफंडिबुलम है, इस इनफंडिबुलम में उंगली नुमा क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। अगर मैं इसको दूसरी तरीके से, जैसे तो यहाँ पर इस तरीके से क्या पाए जाएंगे, उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। इन उंगली नुमा उभार जो होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, फिम्बरी। क्या कहा जाता है, फिम्बरी। तो ये क्या है, यहाँ पर ये उंगली नुमा जो उभार बन रहे हैं यही क्या कहलाएंगे, फिम्बरी कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्या कहलाएंगे, फिम्बरी। ये उंगली नुमा उभार क्या कहलाएंगे, फिम्बरी। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर जो अंडवाहिनी का जो, जहाँ से अंडाणु अंडवाहिनी में अंदर प्रवेश करता है, उस जो छिद्र जो होता है अंडवाहिनी का, वो क्या कहलाता है, ऑस्टियम कहलाता है। और आगे और बढ़ते हैं तो ये जो अंडवाहिनी जो है ये कहाँ जुड़ी हुई होती है, फंडस भाग जो होता है उसके अंदर जुड़ी होती है। कौन से, गर्भाशय के 3 भाग हों। अब देखो यहाँ पर गर्भाशय की बात करते हैं तो ये गर्भाशय की गुहा है, और गर्भाशय की गुहा में अर्थात गर्भाशय की जो लेयर देखते हैं, वो लेयर कितनी होती है, 3 लेयर पाई जाती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो देखो सबसे अंदर ये सबसे बाहरी जो लेयर होती है, सबसे बाहरी जो लेयर होती है ये जो है, इसकी ये कौन सी लेयर होगी, ये सबसे बाहरी जो लेयर होगी
ये कहलाएगी पेरीमेट्रियम। क्या कहलाएगी? पेरीमेट्रियम। और पेरीमेट्रियम के बाद में जो दूसरी परत होती है ये, जिसमें रक्त वाहिनियाँ ये पाई जाती हैं, ये होती है मायोमेट्रियम, जिसमें पेशियाँ होती हैं। और तीसरी जो परत होती है ये होती है यहाँ पर इस तरीके से अत्यधिक वेस्कुलर जो लेयर होती है ये। तो ये 3 लेयर होती है किसके अंदर? गर्भाशय के अंदर। तो एक लेयर तो यहाँ पर ये हो गई, और दूसरी लेयर ये हो गई, और तीसरी लेयर जो है वो क्या होता है? अत्यधिक क्या होती है? संवहनीय। इसके भी 2 भाग होते हैं वैसे तो ये जो पहली लेयर है इधर भी ये फंडस भाग होगा, यूट्रस जो होता है उसका कौन सा भाग होगा? ये फंडस भाग। और यहाँ पर जो गर्भाशय ये, और दूसरी परत जो होगी वो मायोमेट्रियम, जिसमें पेशियाँ पाई जाती हैं। और तीसरी परत जो होती है यहाँ पर इस तरीके से। क्लियर? तो ये गर्भाशय की 3 परतें हैं। ये सबसे बाहरी परत जो है ये कहलाता है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। दूसरी होती है मायोमेट्रियम। और तीसरी जो होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। ये जो लेयर हो गई, ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा? पूरा एंडोमेट्रियम। ये जो परत है ये क्या कहलाएगी? एंडोमेट्रियम। तो ये है एंडोमेट्रियम। क्लियर? तो ये परत क्या कहलाएगी? एंडोमेट्रियम कहलाएगी। इस एंडोमेट्रियम के भी अगर 2 भाग हो सकते हैं। जो बाहरी भाग जो होता है ये कहलाता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, और जो अंदर का जो भाग कहलाता है वो कहलाता है स्ट्रेटम बेसिली, है ना। तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस भाग जो होता है वो फंक्शन के रूप में कार्य करता है। अर्थात जैसे अंडाणु का क्या हो जाता है? अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होगा, अंडाणु का निषेचन होगा, निषेचन के बाद में क्या हो जाएगा? जो रोपण की प्रक्रिया जो होगी वो कहाँ होगी? गर्भाशय में। और ये जो एंडोमेट्रियम जो साइज में बढ़ जाती है, इसी के अंदर क्या होती है? रोपण की प्रक्रिया होती है। अगर मान लो यहाँ पर अंडाणु का निर्माण हुआ, निषेचन नहीं होता है, तो ये अंडाणु धीरे धीरे डेड हो जाएगा। डेड होने के बाद में कुछ समय पश्चात लगभग ये जो एंडोमेट्रियम का जो स्तर जो दोबारा बना, ये जो बनता है ये भाग क्या हो जाता है? टूट जाता है। और इसे ही क्या कहा जाता है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस कहा जाता है। क्लियर? तो एक गर्भाशय के कितने भाग हो गए? 3 भाग होते हैं। ये भाग जो है ये कहलाता है फंडस भाग, और ये जो बीच का भाग है ये कहलाता है काय या बॉडी, जिसको बोल सकते हैं। तो गर्भाशय का ये भाग क्या कहलाता है? बॉडी। क्लियर? तो उसके बाद में ये जो भाग है यहाँ पर, ये भाग क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सर्विक्स। ये क्या कहलाएगा? सर्विक्स। सर्विक्स। अब देखो यहाँ पर, और ये भाग जो है ये क्या कहलाएगा? वेजाइना, योनि जिसको कहा जाता है। तो सर्विक्स भाग जो होती है इसकी 2 ओपनिंग हो गई। एक ओपनिंग जो होती है वो तो एक तो कहाँ होती है? जो यूट्रस खुलता है यहाँ पर, है ना। और एक ओपनिंग ये हो गई, नहीं हो गई, तो ये बाह्य ओपनिंग है और ये आंतरिक ओपनिंग है। तो ये बाह्य ओपनिंग जो है इसको तो क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल ओस, बाह्य एक्सटर्नल ओस। और ये जो है इसको क्या कहा जाएगा? इंटरनल ओस, इंटरनल। तो ये ओपनिंग जो है ये तो कहाँ है? खुलती है योनि में या वेजाइना में। ये ओपनिंग तो कहाँ है? योनि के अंदर। और ये गर्भाशय जो है वो कहाँ खुल रहा है? सर्विक्स में।
तो ये ओपनिंग जो है ये तो कहाँ गर्भाशय किस में खुलता है, सर्विक्स में, और सर्विक्स कहाँ खुल रही है, और ये वेजाइना में। तो ये दो ओपनिंग हो गई। यहाँ पे जो आंतरिक ओपनिंग है उसको तो क्या कहा जाता है, इंटरनल ओस, और जो बाह्य ओपनिंग जो होती है वो क्या कहलाती है, एक्सटर्नल ओस कहलाती है। और ये वेजाइना है, और वेजाइना के बाद में ये जो है यहाँ पर ये एक छिद्र के रूप में, जिसमें क्या कहा जाता है, जनन छिद्र। ये क्या है, जनन छिद्र, जबकि नर जो अंदर था वो मूत्र जनन छिद्र, अर्थात नर जनन तंत्र और मूत्र छिद्र जो दोनों एक थे, यहाँ पर दोनों अलग अलग होंगे, अर्थात जनन छिद्र अलग होगा और मूत्र छिद्र अलग होगा। तो यहाँ पर एक जो झिल्ली पाई जाती है इसे क्या कहा जाता है, हाइमन कहा जाता है। ये जो इसे क्या कहा जाता है, हाइमन। और ये हाइमन ही किसका सूचक होता है, वर्जिनिटी का सूचक होता है। तो ये हाइमन, यहाँ पर एक छोटी झिल्ली पाई जाती है, एक्सटर्नल ओस, इंटरनल ओस, ये वेजाइना, ये गर्भाशय। और गर्भाशय के अंदर की गर्भाशय की बात करते हैं तो ये भाग क्या है, गर्भाशय। ये क्या कहलाएगा, गर्भाशय, यूट्रस। और इस गर्भाशय का काम क्या होगा, एक तो किस रोपण की क्रिया होती है, गर्भाशय के अंदर किसकी, रोपण की प्रक्रिया, रोपण इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है। तो अर्थात अगर अपन इस तरीके से बोल सकते हैं, इसके अंदर भ्रूण का विकास होता है। क्या होगा, भ्रूण का विकास। जैसे ही युग्मनज बन जाता है, युग्मनज बनने के बाद में उसमें समसूत्री विभाजन होता है, विदलन की प्रक्रिया के बाद में मोरूला बनता है, मोरूला के बाद में कोरक पुट्टी, और कोरक पुट्टी की अवस्था में कहाँ पहुंच जाएगा, गर्भाशय के अंदर। और गर्भाशय के अंदर जाकर सबसे पहले गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम उस भित्ति से चिपक जाता है, और उस चिपकने के बाद उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन या रोपण कहा जाता है। धीरे धीरे क्या कर दिया जाता है, गर्भाशय और भ्रूण जो है उसके बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा। और धीरे धीरे इसको क्या कर दिया जाता है, भ्रूण को किसके द्वारा, गर्भाशय की भित्तियों के द्वारा और प्लेसेंटा द्वारा घेर लिया जाता है। अर्थात जो भ्रूण का जो विकास होता है वो कहाँ होगा, गर्भाशय के अंदर होता है। और अंडवाहिनी की बात करते हैं तो अंडवाहिनी में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया। अंडवाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया होती है। और निषेचन की प्रक्रिया जो होगी तो निषेचन भी कहाँ होगा, ये जो होगा ये कहाँ होगा, अंडवाहिनी के कौन से भाग में, एम्पुला भाग में। इस भाग में कौन सी प्रक्रिया होगी, निषेचन की प्रक्रिया होती है। और ये फिम्बरी क्या काम करती है, जब अंडोत्सर्ग होता है तो अंडोत्सर्ग के समय जब अंडोत्सर्ग किसे कहा जाता है, अंडाशय के अंदर जो अंडाणु बनता है वो अंडाणु क्या कर देता है, अंडाशय से निकल कर कहाँ पहुंचता है, अंडवाहिनी में। तो जैसे अंडवाहिनी में अंडाणु आता है तो उसको कैच करने का, उसको पकड़ने का काम कौन करती है, ये फिम्बरी काम करती है। क्लियर। तो इस तरीके से ये किसके भाग हो गए, अंडवाहिनी के। और ये सारे क्या है, मादा जनन तंत्र। ये प्रमुख भाग किसके, मादा जनन तंत्र की। तो पहला क्या है, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होगा, अंडाणुओं का निर्माण होता है। हार्मोन का क्या होता है, स्त्रावण किया जाता है। उसके बाद में जैसे अंडाणु क्या हो जाता है, यहाँ पर जो होगा अंडाणु, जैसे अंडाणु परिपक्व हो जाता है, अर्थात जो परिपक्व ग्राफियन पुट्टक जो होता है उसका निर्माण किसके अंदर होता है, अंडाशय के अंदर। और अंडाशय से परिपक्व ग्राफियन पुट्टक से अंडाणु निकलकर, अर्थात सेकेंडरी oocyte निकलकर कहाँ पहुंचेगा, अंडवाहिनी में। और उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उसी प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन कहा जाता है। जैसे अंडाणु कहाँ अंडवाहिनी में आ जाएगा, उस दौरान क्या होगा कि जो शुक्राणु जो है कहाँ से, योनि मार्ग, वेजाइना, सर्विक्स, गर्भाशय से होता है वो अंडवाहिनी में पहुंचता है। और वहां जाकर अंडवाहिनी के कौन से भाग में, एम्पुला भाग जो होता है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। क्लियर। तो अब अपन देखते हैं अंडाशय की आंतरिक संरचना। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अंडाशय की आंतरिक संरचना।
देखो इधर अंडाशय की आंतरिक संरचना की बात करते हैं। ये अंडाशय के जो आंतरिक लेयर है वो है, क्लियर। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या कहलाएगी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, क्लियर। और इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से जो गिरा हुआ भाग है, इस भाग को दो भागों में बांट दिया जाता है। ये सघन भाग होता है, कनेक्टिव टिश्यू है वैसे तो ये, इसमें क्या पाया जाएगा, अंड पुट्टक कोशिकाएं होती हैं। तो ये भाग जो है इसका, ये भाग कहलाता है कॉर्टेक्स भाग। क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स भाग कहलाता है। और जो आंतरिक भाग जो है ये कहलाता है मेडुला भाग। क्या कहलाता है, मेडुला। क्या कहलाएगा, मेडुला भाग। ये अत्यधिक संघनित भाग होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, और ये कम संघनित भाग होता है, अर्थात ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वहाँ पर, और वहाँ पर कॉल्यूमनर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो यहाँ पर जो अंडाणु जो है कौन सी अवस्था में, यहाँ पर अंडाणु का विकास होगा पुट्टक कोशिकाओं से। तो यहाँ पर सबसे पहले जो होता है, एक ये पुट्टक कोशिका और इसके चारों तरफ कौन व्यवस्थित हो जाती है, ये, इसे कहा जाता है प्राथमिक पुट्टक। ये क्या कहा जाता है, प्राथमिक पुट्टक। और इस प्राथमिक पुट्टक में एक कोशिका आकार में क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाती है। एक कोशिका आकार में क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और शेष पुट्टक कोशिकाएं जो हैं इसके चारों तरफ एक आवरण के रूप में क्या हो जाती है, जमा हो जाती हैं। इस तरीके से इसका क्या होता है, विकास। और ये जो है अब धीरे धीरे इसमें क्या होती है, एक ये पुट्टक कोशिकाएं हैं, और यहाँ पर अब धीरे धीरे क्या बनने लग जाती है, एक गुहा बनने लग जाती है। और इसे ही क्या कहा जाता है, ये जो है ये द्वितीयक पुट्टक। और द्वितीयक पुट्टक के बाद में जो निर्मित होती है वो होती है, ये जो है ये तो पहुंच गया सेकेंडरी oocyte। और इसके चारों तरफ कौन व्यवस्थित हो जाती हैं, पुट्टक कोशिकाएं। जो पुट्टक कोशिकाओं का एक आवरण बन जाता है। और इसके बाहर भी कोशिकाएं होती हैं, वैसे तो स्ट्रोमल सेल जिनको कहा जाता है। और यहाँ पर ये पुट्टक कोशिकाओं के साथ क्यूमुलस ओफोरस जिसे कहा जाता है, या जर्मिल जिसको कहा जाता है। और इसके चारों तरफ कौन, पुट्टक कोशिकाएं क्या होती हैं, ये इस तरीके एक संरचना का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो पहले इसको लिखते हैं। सबसे पहले ये जो है ये क्या कहलाती है, प्राथमिक पुट्टक। ये क्या कहलाएगी, प्राथमिक पुट्टक। और इस प्राथमिक पुट्टक जो है इसमें ये जो है ये पुट्टक कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं। और ये किसका निर्माण कर लेती है,
मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा अर्थात एक आवरण का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहा जाता है। और ये क्या कहलाती है, यहाँ पर ये प्राथमिक जो जिसको अपन बोल सकते हैं अंडाणु मात्र कोशिका, अंडाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण होता है, यहाँ पर उगोनिया का निर्माण होता है। और उगोनिया से ये बन जाती है प्राथमिक ऊसाइट। ये जो है ये क्या है, प्राथमिक ऊसाइट, ये क्या कहलाएगी, प्राथमिक ऊसाइट से प्राइमरी ऊसाइट। और ये जो है अब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसमें जो है क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने से ये क्या बन जाती है, सेकेंडरी ऊसाइट बन जाती है। तो ये जो है ये क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट। और ये पूरी संरचना जो है ये क्या कहलाएगी, परिपक्व ग्राफियन पुटक, परिपक्व ग्राफियन पुटक, ये क्या कहलाएगी, परिपक्व ग्राफियन पुटक कहलाती है। और इस परिपक्व ग्राफियन पुटक जो है इसके अंदर एक गुहा पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, एंट्रम। क्या कहा जाता है, एंट्रम कहा जाता है। और इस एंट्रम के अंदर क्या पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, पुटकीय द्रव बोल सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है इसे कहा जाता है पुटकीय द्रव। क्लियर। तो इस तरीके से संरचना बनती है। और ये जो है ये क्या कहलाता है, जर्म हील। अगर मैं इसको अपन बाहर बना लें, यहाँ पर परिपक्व ग्राफियन पुटक की संरचना अगर अपन यहाँ बनाते हैं, इधर बना लेते तो देखो ये परिपक्व पुटक, ये कौन सी कोशिकाएं हैं, पुटक कोशिकाएं। और पुटक कोशिकाओं के कारण क्या बन जाता है, आवरण बन जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। और इस मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के कितने पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है इस तरीके से, और इसके अंदर ये कौन पाई जाती है, सेकेंडरी ऊसाइट। और सेकेंडरी ऊसाइट को घेरे हुए क्या पाई जाती है, पुटक कोशिकाएं पाई जाती है। या अपन बोल सकते हैं इसके चारों तरफ एक आवरण और पाया जाता है पहले, जिसे क्या कहा जाता है, एक आवरण का निर्माण हो जाता है, जिसे जोना पेलिसुडा कहा जाता है। और इस जोना पेलिसुडा के बाहर भी एक पुटक कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा। पुटक कोशिकाओं का आवरण होता है। और इसके बाहर अन्य जो पुटक कोशिकाएं जो होती हैं, ये पुटक कोशिकाएं भी क्या है इसके बाहर। और ये क्या कहलाती है, डिस्कस प्रोलीजीरस कहलाती है। क्या कहलाती है, डिस्कस प्रोलीजीरस। और यहाँ पर ये अन्य पुटक कोशिकाएं जो हैं एक संरचना द्वारा इससे जुड़ी हुई रहती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जर्म हील कहा जाता है। या क्यूमुलस ओफोरस भी इसी संरचना को कहा जाता है। तो इसके अंदर एक गुहा बन जाती है। इस गुहा में भी क्या पाया जाएगा, द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्रव। और जिसे क्या कहा जाता है, पुटकीय द्रव कहा जाता है। तो ये जो होता है ये कहलाता है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। और इस मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। तो अंदर का जो पार्ट होता है यहाँ पर भी क्या पाई जाती है, आधारीय कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और आधारीय कोश झिल्ली के बाहर पुटक कोशिकाओं का जो आवरण पाया जाता है। और यहाँ भी क्या पाया जाता है, एक जो स्ट्रोमल कोशिकाएं पाई जाती हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है यहाँ पर। तो ये भाग जो है ये तो कहलाता है यहाँ पर थीका इंटरना। ये तो क्या कहलाएगा, थीका इंटरना। और ये जो बाहरी भाग जो होगा ये कहलाएगा थीका एक्सटर्ना।
तो ये दोनों पार्ट किसके, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा अर्थात जो ग्राफियन पुट्टक के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसके। और ये जो संरचना है यहाँ पर देखो, अब ये इसकी संरचना की अपन बात करेंगे अभी। तो ये भाग जो है ये क्या कहलाएगा, जर्म हिल। क्या कहलाएगा, जर्म हिल या क्यूमुलस ओफोरस भी इसी को कहा जाता है। और ये जो संरचना है ये कौन सी अवस्था में, ये है सेकेंडरी ऊसाइट अवस्था में। कौन सी अवस्था में, सेकेंडरी ऊसाइट। द्वितीयक ऊसाइट जो है द्वितीयक ऊसाइट अवस्था में है। इसका निर्माण होता है प्राथमिक ऊसाइट में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। और अर्धसूत्री विभाजन कितनी स्टेप में, 2 स्टेप में। तो जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो हुआ उसके बाद में क्या बनता है, सेकेंडरी ऊसाइट और प्राथमिक पोलर बॉडी का निर्माण होता है। और इसी अवस्था में, वास्तव में तो इसी अवस्था में क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा। और जो अंडाणु बनता है वो कहाँ बनता है, निषेचन के टाइम बनेगा। क्लियर। तो अगर अपन इस संरचना की और बात कर लेते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ निकाल लेते हैं। तो ये जो संरचना है यहाँ पर, ये के न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर ये तो केंद्र हो जाएगा। और इसके बाहर जो आवरण पाए जाते हैं, ये देखो यहाँ जो आवरण पाया जाता है ये कहलाता है जोना पेल्लुसिडा। और इसके बाहर पुट्टक कोशिकाओं का एक आवरण और पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा। अगर अपन सेकेंडरी ऊसाइट या ये कोरोना रेडिएटा और इसके बाहर और पुट्टक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं इस तरीके से। जब ये अंडोत्सर्ग होता है तो ये संरचना, अब देखो ये तो क्या होता है, केंद्रक। और ये जो होती है, ये जो आवरण जो है ये कहलाता है जोना पेल्लुसिडा। और ये जो आवरण है पुट्टक कोशिकाओं का ये कहलाता है कोरोना रेडिएटा। क्या कहलाएगा, कोरोना रेडिएटा। तो इस अवस्था में क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो यहाँ से ये संरचना, यहाँ से ये जो संरचना है ये निकल कर कहाँ जाती है, अंडवाहिनी में। तो यहाँ से ये संरचना निकल कर कहाँ पहुँच जाएगी, अंडवाहिनी में पहुँच जाएगी। तो ये संरचना कहाँ जाएगी, अंडोत्सर्ग होगा। क्या होगा, अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग के पश्चात अब देखो ये जो संरचना है वो शेष संरचना जो बची है ये संरचना छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पर एक अस्थायी ग्रंथि का क्या होगा, निर्माण होगा। यहाँ पर एक अस्थायी ग्रंथि का क्या होता है, निर्माण। और ये अस्थायी ग्रंथि जैसे अंडोत्सर्ग हुआ ये कॉर्पस हीमोरेजिया कहलाएगी, हीमोरेजिका। और कॉर्पस हीमोरेजिका जो है आगे जाकर एक अस्थायी ग्रंथि का क्या कर लेती है, निर्माण। और इस अस्थायी ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है, कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। तो ये संरचना जो है ये क्या कहलाएगी, कार्पस ल्यूटियम। ये संरचना क्या कहलाएगी, कार्पस ल्यूटियम। तो ये जो है ये क्या कहलाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहलाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाती है। इस कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है, मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण किया जाता है। किसका, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का क्या किया जाएगा, स्त्रावण किया जाता है। क्लियर। और उसके बाद में क्या होगा, अगर निषेचन हो जाता है जब तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहेगी। अगर निषेचन नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है एक निष्क्रिय संरचना में बदल जाती है जिसे क्या कहा जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। तो इस तरीके से एक निष्क्रिय संरचना में क्या हो जाती है, बदल जाती है जिसे क्या कहा जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या कहा जाता है,
कॉर्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या है, ये अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया या अंडाशय के अंदर अंडाणु का परिवर्धन जो है, तो ये प्राथमिक पुट्टक, तो ये प्राथमिक पुट्टक जो है, ये पुट्टक कोशिकाएं पाई जाती हैं यहाँ पर जो जर्मिनल एपिथेलियम से बनती है। और ये जो है जब भ्रूण के रूप में, अर्थात जब लड़की भ्रूण के रूप में मादा के पेट में होती है, तभी पुट्टक कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये पुट्टक कोशिकाएं जो बनती हैं लगभग 20,000 से 20 लाख तक पुट्टक कोशिकाएं बनती हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्ची का जन्म हो जाता है, उस जन्म के साथ ही लगभग कितनी, लगभग 60,000 पुट्टक कोशिकाएं बचती हैं। और जैसे ये मैच्योर अवस्था पे आती है तो लगभग कितनी पुट्टक कोशिकाएं बच जाती है, लगभग 40,000 पुट्टक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, बचती हैं। और क्लियर। तो इस तरीके से ये क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ये हर मंथ अर्थात एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है उसमें ये प्रोसेस होती है, अर्थात हर मंथ एक अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर निषेचन हो जाता है जब, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अगर निषेचन नहीं होता है तो रिपीट वापिस ये प्रक्रिया होगी। क्लियर। तो एक बार इसको दोबारा देखता है अंडाशय की संरचना को। यहाँ पर जो है ये यहाँ पर क्या पाई जाती है, रक्त वाहिनियाँ, है ना, तंत्रिका तंतु, ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती है, मेडुला भाग में। तो यहाँ पर ये तंत्रिका तंतु, रक्त वाहिनियाँ, क्लियर। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, प्राथमिक पुट्टक, अर्थात इन पुट्टक कोशिकाएं जो है वो पुट्टक कोशिकाएं एक क्लस्टर के समान संरचना बना लेती है, जिसे प्राथमिक पुट्टक कहा जाता है। और प्राथमिक पुट्टक से क्या होता है कि एक पुट्टक कोशिका जो है आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, उगोनिया कहा जाता है। बाद में ये और आकार में बड़ी होती है और पुट्टक कोशिकाएं इसके चारों तरफ क्या हो जाती है, और जमा हो जाती हैं। तो पुट्टक कोशिकाओं का जो आवरण बनता है किसके चारों तरफ, उगोनिया के चारों तरफ, वो क्या कहलाता है, ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहलाता है। और जो आकार में बड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक oocyte कहा जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है, प्राथमिक oocyte जो पुट्टक कोशिकाएं जो हैं उनके कारण बीच के अंदर एक गुहा का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है और अंत में एक गुहा निर्मित हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, एंट्रम। और ये प्राथमिक oocyte जो है वो किस में बदल जाता है, सेकेंडरी oocyte में बदल जाता है। और ये पूरी संरचना किसकी है, सेकेंडरी oocyte की, इसे क्या कहा जाता है, सॉरी, ये पूरी संरचना किसकी है, ये परिपक्व ग्राफियन पुट्टक। तो ये जो है ये क्या है, परिपक्व ग्राफियन पुट्टक। और ये तो परिपक्व ग्राफियन पुट्टक जो है, इस परिपक्व ग्राफियन पुट्टक के अंदर जो पुट्टक कोशिकाओं का जो आवरण है वो क्या कहलाता है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, जिसके दो भाग होते हैं। बाहरी भाग क्या कहलाएगा, थीका एक्सटर्ना, और आंतरिक भाग क्या कहलाएगा, थीका इंटरना कहलाता है। उसके बाद में इसके अंदर जो गुहा पाई जाती है उसे एंट्रम कहा जाता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, एक द्रव भरा रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, द्रव को क्या कहा जाता है, पुट्टकीय द्रव, क्या कहा जाता है, पुट्टकीय द्रव कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ये पुट्टक कोशिकाएं जो है इसके चारों तरफ क्या हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे डिस्कस प्रोलीजीरस कहा जाता है। तो ये जो बन रहा है यहाँ पर, ये क्या कहलाता है, डिस्कस प्रोलीजीरस, डिस्कस प्रोलीजीरस, क्या कहलाएगा, डिस्कस प्रोलीजीरस। और डिस्कस प्रोलीजीरस, और एक जगह ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की तरफ क्या होता है, पुट्टक कोशिकाओं से एक साथ जुड़ा रहता है, जिसे जर्म हील या क्या कहलाता है, क्यूमुलस ओफोरस कहलाता है। और इसके चारों तरफ, अब अगर अपन इसकी संरचना की बात करते हैं तो वो ये है, जब अंडोत्सर्ग होता है तो ये संरचना कहाँ पहुंचती है, अंडवाहिनी में पहुंचती है। जो ये संरचना में क्या क्या होता है, पुट्टक कोशिकाओं का एक आवरण होता है जिसे कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, और अंदर की तरफ एक ग्लाइको
प्रोटीन जो होती है उसका आवरण होता है जिसे जोना पेलिसुडा कहा जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, गुणसूत्र जो अगुणित फॉर्म, अर्थात यहाँ पर जो गुणसूत्र जो होंगे वो कौन से रूप में होंगे, एन अवस्था में होंगे। अर्थात क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो चुका है और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को ही क्या कहा जाता है, न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है, जिसमें क्या हो जाता है, गुणसूत्र आदि हो जाते हैं। अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है, आदि हो जाती है। क्लियर। तो ये कहाँ पहुंचेगा, अंडवाहिनी के अंदर पहुंचता है। तो यहाँ से अगर ये संरचना निकल जाती है तो ये बचती है। तो जैसे ये ताजा संरचना होती है जहाँ से थोड़ा सा रक्त रिलीज होता है, क्योंकि यहाँ पर कोशिकाएं फटती हैं, तो फटने के बाद में अंडोत्सर्ग होगा और ये अंडाणु कहाँ चला जाता है, अंडवाहिनी में। तो इस संरचना को क्या कहा जाता है, हीमोरेजिका कहा जाता है। तो ये संरचना क्या कहलाती है, कॉर्पस हीमोरेजिका। कॉर्पस हीमोरेजिका क्या कहलाएगी, कॉर्पस हीमोरेजिका कहा जाता है। और धीरे धीरे इसमें क्या हो जाते हैं, पीत कण जमा हो जाते हैं, अर्थात येलो फाइबर्स जो पीत तंतु जो है वो क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पीत पिंड भी कहा जाता है। और ये पूरी संरचना क्या कहलाती है, कॉर्पस ल्यूटियम भी कहते हैं, जिसके द्वारा किसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है, जो प्रेगनेंसी जो होती है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। क्लियर। उसके बाद में अगर ये जो निषेचन नहीं होता है, कौन, निषेचन अगर नहीं होता है, शुक्राणु नहीं आता है और उस अंडाणु के साथ निषेचित नहीं करता है, तो ये अंडाणु जो है लगभग 24 घंटे के बाद में क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। डेड होने के बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये जो है कार्पस ल्यूटियम जो है वो किस में बदलना चालू हो जाती है, कार्पस एल्बिकेंस में बदलना चालू हो जाती है। तो ये पूरी एक क्या होगा, मेस्ट्रुएशन साइकिल जो है, रज चक्र जो है वो प्रक्रिया अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये अंडाशय की आंतरिक संरचना है। क्लियर। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर कमेंट्स करके बताएं। क्लियर। आज अपन यही करें। नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे वो इसको आगे बढ़ाएंगे अपन इसी चीज को, कि जो अंडवाहिनी के बाद में गर्भाशय रोपण की प्रक्रिया मेस्ट्रुएशन साइकिल है। तो अभी इसको और आगे बाद में बढ़ाएंगे। अभी अपन इतना ही करते हैं, अंडाशय की आंतरिक संरचना। थैंक यू।